मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास जादुई युग का अंत। अध्याय 3 दाहिना हाथ। जादुई युग का अंत। C3 दाहिना हाथ। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 3 दाहिना हाथ। अनुवादक शिराशी, संपादक द अलायंस। आज क्या हो रहा है? फारियो द्वारा तिरस्कारपूर्वक थूकने के बाद वह थोड़ा हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। वह अनुबंध को इधर उधर लहरा रहा था, लेकिन उस बच्चे ने जल्दबाजी में इसके बारे में बात करना शुरू नहीं किया या विस्तार की भीख नहीं मांगी। वह वहीं बैठा हुआ था, बहुत लापरवाह लग रहा था, और वह उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। वह नज़र ऐसी नहीं लग रही थी जो किसी लेनदार को दी जाएगी, बल्कि ऐसी नज़र लग रही थी जिसका उपयोग किसी हास्यास्पद जोकर को देखते समय किया जाएगा। फारियो कुछ क्रूर धमकियां देना चाहता था ताकि इस बच्चे को एक दुष्ट बना दिया जाए जो नीचे गिर जाएगा और एक बार फिर उससे भीख मांगना शुरू कर देगा, लेकिन किसी कारण से जो शब्द वह कहना चाहता था वह उसके गले में फंस गया। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इतने समय बाद जब उसने अपने भतीजे को फिर से साक्षात देखा तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसे खुद को थोड़ा संभलने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, आखिरकार वह कहने में कामयाब रहा। किसी भी स्थिति में या तो आप आज अपना कर्ज चुका दें या आप कर्ज चुकाने के लिए घर का उपयोग करें, अन्यथा मैं यह अनुबंध 1000 सल्व सिटी के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनियन को सौंप दूंगा। आइए देखें कि उसके बाद कौन आपके फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ व्यापार करने की हिम्मत करेगा। इन शब्दों ने बूढ़े गृहस्वामी को भी चिंता से पीला कर दिया। फारियो की धमकी सचमुच विभत्स थी। फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेहद संकट में था और यहाँ तक कि इसकी इमारतों को भी कर्ज चुकाने के लिए दूसरों ने जब्त कर लिया था, लेकिन पुराने बटलर को पता था कि इसमें से अधिकांश अस्थायी होगा। पुराने मास्टर ने दशकों में अपने संबंध और अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी, और ये ऐसी चीजें नहीं थी जो समुद्र में एक दुर्घटना से छीन ली जाएंगी। जब तक फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास कुछ समय है, वह अपनी दुर्दशा से बाहर निकल सकता है। और भले ही यह अपने पूर्व गौरव तक नहीं पहुंच सका, लेकिन यह निश्चित रूप से युवा मास्टर को भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता न करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करेगा। उसके लिए अपनी जादू की पढ़ाई जारी रखना भी संभव हो सकता है, और हो सकता है एक दिन वह सच्चा जादूगर बन जाए। लेकिन वे निश्चित रूप से उसे संघ को अनुबंध नहीं देने दे सकते थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जीवित रहने के लिए अपनी प्रतिष्ठा की आवश्यकता होगी। यदि संघ को इस पर कोई निर्णय लेना भी पड़ा तो संदेह फैलने से उनकी प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बूढ़े बटलर का चेहरा सफ़ेद हो गया और उसका दाहिना हाथ, जो फारियो की आस्तीन खींच रहा था, धीरे धीरे कांपने लगा। लेकिन बहुत अजीब बात है, लिन यून अभी भी निश्चिंत था, जैसे कि उसने फारियो की दुर्भावनापूर्ण धमकी नहीं सुनी हो। उसने बूढ़े बटलर से मजाक किया, मैंने तुमसे कहा था कि चाचा हमारे बारे में चिंतित थे। देखो, वह पहले से ही चिंतित है कि कोई हमारे साथ व्यापार नहीं करेगा। यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं, बूढ़े बटलर ने उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव दिखाते हुए जबरदस्ती कहा। लिन यून मुस्कुराई, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस बूढ़े बटलर के प्रति उसके मन में कुछ सम्मान था। चमकती गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चारों ओर ढहने के बावजूद बने रहने और माफा मलिन की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए वह पहले ही बटलर के रूप में अपने आवश्यक कर्तव्यों से बहुत आगे निकल चुके थे। अच्छा बच्चे, पाखंडी मत बनो और उदासीन व्यवहार मत करो। हमें अभी भी व्यापार के बारे में बात करनी है। भले ही फारियो की चमड़ी मोटी थी, वह लिन यून के व्यंग्यात्मक उपहास से क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। आपने पहले ही अनुबंध देख लिया है, आपके पिता ने मुझसे 8000 का सोना लिया है। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा, एक है अब सीधे भुगतान करना और दूसरा है भुगतान के रूप में अपने घर का उपयोग करना। मुझे अभी भी व्यवसाय की देखभाल करनी है, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो। घर निश्चित रूप से नहीं है, लिन यून ने उत्तर दिया। आपकी कीमत बहुत उचित है, मुझे चिंता है कि आपको नुकसान होगा। पुराने जमाने में घर लगभग 1 लाख सोने में खरीदा गया था, इसलिए इसे खरीदने के लिए 8000 का कर्ज लेना वास्तव में अत्यधिक उचित था। फारियो की अभिव्यक्ति लगभग जानलेवा लग रही थी, क्योंकि उसने लिन यून के व्यंग्य को नजरअंदाज कर दिया और जोर देकर कहा, तो आप सीधे सोने का भुगतान करेंगे। नवंबर यूरो लरैप्चर ने नवंबर यूरो LSSN पर इस अध्याय की प्रारंभिक मेजबानी को चिन्हित किया। सोने के सिक्कों से भुगतान करना असंभव नहीं है, लिन यून ने पिछड़ने से पहले शुरुआत की। क्या आप सचमुच सोना वापस करना चाहते हैं? यह उत्तर फारियो की अपेक्षाओं से कहीं परे था। वह काफी स्तब्ध और भ्रमित महसूस कर रहा था, क्योंकि 1000 सल्व सिटी के सभी लोग जानते थे कि समुद्र में दुर्घटना के बाद फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले से ही खतरे में था। यहाँ तक कि लॉकमलिन द्वारा छोड़े गए इस घर को भी पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने पूरी तरह से खाली कर दिया था और यहाँ एक भी चूहा नजर नहीं आया था। वे पैसे कैसे लेकर आ सकते थे? बिल्कुल नहीं, यह असंभव होगा। फारियो शांत चेहरा दिखाने की कोशिश करते हुए 2 बार खांसा। यह अच्छी बात है, कर्ज चुकाने की इच्छा स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम के लिए है। कुल 8000 हैं, जाकर ले आओ। पैसा चुकाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अंकल फारियो, मैं अभी कुछ दिन पहले ही लौटा हूँ, तो क्या आप मुझे सब कुछ समझने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? अन्यथा मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे पैसों से धोखाधड़ी नहीं कर रहा है? ओह क्षमा करें अंकल फारियो, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आप एक ठग हैं। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ये सुनकर फारियो की अभिव्यक्ति बहुत खराब हो गई। उसने बत्तख जैसी आवाज में चिल्लाने से पहले लिन यून को बुरी नज़र से देखा। जिमी, जिमी, अरे जल्दी से यहाँ आ जाओ। फारियो के चिल्लाने के तुरंत बाद कुछ भयानक रूप से विशाल लोग अंदर आए। उनका नेता एक गंजा आदमी था, जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था और उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी। फारियो, जब उसने उस क्रूर समूह को अंदर आते देखा तो बूढ़े बटलर की अभिव्यक्ति खराब हो गई और अपने बुढ़ापे की परवाह किए बिना वह उनके रास्ते में खड़ा हो गया। फारियो, तुम बहुत आगे जा रहे हो।
मास्टर के समय में आपके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था, लेकिन केवल 8,000 सोने के लिए आपने वास्तव में ऐसे लोगों को काम पर रखा था। बूढ़ा बटलर दर्जनों वर्षों से थाउजेंड सल सिटी में रह रहा था, तो वह कैसे नहीं जान सका कि ये लोग कौन थे। वे सभी शातिर बदमाश थे, खासकर जिमी। वह रेड स्कॉर्पियन के नाम से जानी जाने वाली भूमिगत शक्ति से आया था और पिछले कुछ वर्षों से दूसरों के लिए ऋणदाता और बाहुबल के रूप में कार्य कर रहा था। उसके हाथों 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। यह उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो भुगतान करने में असफल होने के बारे में सोचते हैं। भाड़ में जाओ, गीजर। फारियो द्वारा अत्यधिक शुल्क पर काम पर रखे जाने के बाद जिमी उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कैसे डाल सकता था। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उसने बूढ़े बटलर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बाद में वह लापरवाही से लिन यून के पास गया और पूछा, क्या आप वह बच्चे हैं, माफा मलिन? क्या ये दाहिना हाथ था? लिन यून ने गुप्त रूप से पूछा। क्या मैं उस हाथ के बारे में बात कर रहा हूं जिसका इस्तेमाल आपने बूढ़े बटलर को धक्का देने के लिए किया था? ये दाहिना हाथ था, है ना? लिन यून ने धैर्यपूर्वक समझाया। साला, बकवास कम बोल। जिमी ऋण शार्क व्यवसाय में था और उसने सभी प्रकार के देनदार देखे थे। इतने वर्षों के काम के बाद जिमी को पहले ही समझ आ गया था कि ऋण वसूली कुछ दुष्ट और निर्दयी है। पीड़ित को सोना दिलाने के लिए उसे हमेशा दबाव डालने की आवश्यकता होगी। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लिन यून के सवाल से एक पल के लिए विचलित हो गया था, लेकिन जिमी को लगा जैसे उसने अपना चेहरा खो दिया है, इसलिए उसने अपने दाहिने हाथ से नवयुवक पर थप्पड़ मारा। लिन यून ने एक पलक भी नहीं झपकाए और सहजता से उस दाहिने हाथ को पकड़ लिया और विनम्रता से पूछा, मध्यम कुएं के बारे में क्या ख्याल है? क्या? इसके तुरंत बाद खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। जले हुए मांस की घनी दुर्गंध हवा में फैल गई और देखते ही देखते पूरा कमरा गंध से भर गया। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जिमी का दाहिना हाथ आग की तेज लपटों में घिर गया था, जिससे वह कुछ ही क्षणों में झुलस गया। न ज्यादा पका, न अध पका, एक आदर्श मध्यम कुआं। जिमी निश्चित रूप से अपनी स्थिति के लिए कमजोर नहीं था। रेड स्कॉर्पियन में अपने समय के दौरान उन्होंने एक जादूगर से भी छुटकारा पा लिया था। अन्यथा वह थाउजेंड सल सिटी, जहां ड्रैगन और सांपों का मिलन होता है, में एक सक्षम ऋण शार्क के रूप में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी मुलाकात लिन यून से हुई, जो केवल 10 मिनट में अपना मन भंवर बनाने में कामयाब रहा था। एक राक्षस जो पहले से ही एक अनुभवी जादूगर से मेल खाने में सक्षम था। हालांकि वह केवल प्रथम रैंक का जादूगर था, वास्तविकता ये थी कि जिमी के 10 भी उसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दसियों हजार वर्षों का अंतर था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी भरपाई उसके प्रयास कर सकें। लिन यून ने किसी जादू टोने का भी इस्तेमाल नहीं किया और थाउजेंड सल सिटी के इस प्रसिद्ध बदमाश की देखभाल करते हुए तुरंत बर्निंग हैंड्स का इस्तेमाल किया। उस जलते हुए दाहिने हाथ को छोड़ने के बाद लिन यून ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने वह शोकपूर्ण चीख सुनी ही न हो, और इसके बजाय वह फारियो की ओर देखने लगा। उसकी शांत मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। फारियो अपनी जगह पर स्थिर हो गया। उसकी आंखें खाली थीं और उसका मुंह खुला हुआ था और उसका मोटा चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यह मेरी योजना से बहुत अलग है। क्या घटनाओं की शुरुआत जिमी के आने, बच्चे को थोड़ी देर तक पीटने से नहीं होनी चाहिए थी, और फिर बच्चे के हार मानने और ईमानदारी से अपना काम करने के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए थी? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने जिमी पर इतना भरोसा किया था, लेकिन अब वह बदमाश नीचे लेट गया था और दर्द से कराहते हुए अपने जले हुए दाहिने हाथ को ढक रहा था। इस बीच उसका भतीजा, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह दयनीय आंसू बहाते हुए दस्तावेज सौंप देगा, वहां लापरवाही से खड़ा था, फिर भी उसे उसी अजीब मुस्कान के साथ देख रहा था। वह मुस्कान, रुकिए, वह बच्चा भी अभी अभी जिमी को देखकर मुस्कुराया था। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो फारियो कांपने से खुद को नहीं रोक सका और वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं... मजाक मत करो अंकल फारियो, मेरे पास आपको नुकसान पहुंचाने का समय कैसे हो सकता है? मैं बहुत व्यस्त हूँ। लिन यू बूढ़े बटले की मदद करने और एक बार उसकी जांच करने के लिए फारियो के ठीक पीछे चला गया। ये पुष्टि करने के बाद कि केवल कुछ चोटें थीं, वह फारियो से कहने के लिए पीछे मुड़ा, 3 दिन में अपना पैसा ले आओ। फारियो को ऐसा लगा मानो उसे जीवन का दूसरा मौका दिया गया हो। वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर भी जैसे ही वह दहलीज पर पहुंचा, उसमें कुछ साहस आया और वह पीछे मुड़कर कुछ अलग शब्द कहना नहीं भूला। तो फिर तुम सच में बड़े हो गए और तुमने अपने चाचा को भी अपनी नज़रों में नहीं डाला। मैं 3 दिन में पैसे लेकर आऊंगा और देखूंगा कि क्या तुम मुझे वापस करोगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास जादुई युग का अंत। अध्याय 4 जादूगर। जादुई युग का अंत। C4 जादूगर। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 4 जादूगर। अनुवादक शिराशी, संपादक द अलायंस, नवंबर यूरो LNS। अध्याय को प्रस्तुत करने वाला पहला मंच था। फारियो की मोटी आकृति को दूर तक भागते देखने के बाद लिन यून ने पीछे मुड़कर जिमी के 2 ठगों को देखा। अभी भी नहीं जा रहे? क्या आप मेरे द्वारा रात के खाने पर रुकने के लिए आमंत्रित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं? लिन यून के शब्दों से दोनों गूंगे ठगों की स्तब्धता टूट गई। हम अपने रास्ते पर हैं, चलो। एक बार जब 2 ठग जिमी को ले गए तो बड़े घर में एक बार फिर से शांति आ गई और लिन यून पुराने बटलर को एक कुर्सी तक ले गए। उसकी बांह पर चोट के निशान लिपटे हुए थे। वे ज्यादा बाधा नहीं थे, लेकिन वह अभी भी भौहें सिकोड़ रहा था और बुदबुदा रहा था। युवा मास्टर, 8,000 का सोना। निश्चिंत रहें, मैं इससे निपट सकता हूँ, लिन यून ने लापरवाही से उत्तर दिया। उसने वास्तव में मात्र 8,000 सोने के कर्ज को गंभीरता से नहीं लिया।
इसके पीछे का कारण यह नहीं था कि मुद्रा की अवधारणा दुनिया के अंत के करीब चलन से बाहर हो गई थी। वास्तव में लिन यून किसी अन्य की तुलना में पैसे की अधिक प्यासी थी। वह लंबे समय से उस दुनिया से संतुष्ट था जहां लोग थोड़े से ताजे पानी के लिए मौत से लड़ते थे। उनकी स्थिति अब काफ़ी बेहतर थी। जब तक वह पर्याप्त धनवान था, वह अपनी ज़रूरत या चाहत की कोई भी चीज़ खरीद सकता था। लेकिन 8,000 वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जो इस युग के जादूगरों से बहुत आगे था। 8,000 सोने के सिक्के चुकाने में उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास कई तरीके थे जिससे वह 3 दिनों के भीतर इतना पैसा प्राप्त कर सकता था। ये देखते हुए कि वह स्थानांतरण के माध्यम से दुनिया के अंत से बाल बाल बच गया था, फिर एक अपरिचित शरीर में समा गया और अंततः कुछ क्षण बाद फारियो और जिमी से उसका सामना हुआ। इस सब के बाद उसका दिमाग उलझन में था, तो उसके पास अभी भी मात्र 8,000 सोने के बारे में सोचने का समय कैसे हो सकता है। लेकिन भले ही उसे इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके बटलर को इसकी परवाह नहीं थी। अपने युवा मालिक के लापरवाह चेहरे को देखकर बूढ़े बटलर ने जल्दी से चेतावनी दी, युवा मास्टर, हमें फिलहाल ये राशि नहीं मिल सकती है। नुकसान की भरपाई के लिए हमने पहले ही अपनी सारी संपत्ति बेच दी और मृतक के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिया। हमारे पास वास्तव में कोई पैसा नहीं है। मुझे बस इतना याद आया कि जब मेरे पिता जीवित थे तो उन्होंने मेरे नाम पर एक कीमिया कार्यशाला स्थापित की थी, है ना? लिन यून ने माफा मलिन की यादों को देखा और उन्हें यह तथ्य काफ़ी दिलचस्प लगा। हालांकि कार्यशाला उनके नाम के तहत थी, यह आमतौर पर लॉक मलिन के लोगों द्वारा संचालित की जाती थी। उनके पिता ने एकमात्र काम यह किया था कि उनके लिए जादुई सामग्री और अभिकर्मकों को खरीदना आसान बना दिया था। वह कीमिया कार्यशाला अभी भी वहाँ है, लेकिन समुद्र में दुर्घटना के बाद तीनों कीमियागर चले गए। मैं उन्हें दोष नहीं देता। फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वर्तमान स्थिति के साथ उन्हें भी अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, बूढ़े बटलर ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। कीमिया कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके कीमियागर थे। लॉकमलिन ने उन 3 कीमियागरों को, जो थाउजेंड सल सिटी के शिखर पर थे, अन्य वाणिज्य मंडलों से लाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। यदि वे रुके रहते तो शायद वे अपने दम पर फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फिर से खड़ा नहीं होने दे पाते, लेकिन मौजूदा संकट से निपटने में कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार वह एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय था और इससे आसानी से 8,000 से अधिक सोना उत्पन्न हो सकता था। दुर्भाग्य से तीनों कीमियागर चले गए और अगर गोदाम में अभी भी सामग्री बची थी तो वे केवल सस्ते सामान होंगे। किसी कीमियागर की कुछ कच्चे माल को सोने या अन्य चीज़ों में बदलने की क्षमता के बिना वह सब बेचना निश्चित रूप से कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वैसे भी आइए एक नज़र डालते हैं। युवा मास्टर देखना चाहता है। बूढ़ा बटलर कुछ देर के लिए ठिठक गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब से उसका यंग मास्टर उस बेहोशी से जागा, वह थोड़ा अलग लग रहा था। पिछला माफा मलिन उस मनहूस फारियों के सामने कभी इतने साहसी शब्द नहीं कह सका होगा। और वहाँ वह जिमी था। दाहिना हाथ जल जाने के बाद उसके चिल्लाने और रोने के दयनीय दृश्य ने बटलर को भी डरा दिया। उसके युवा मालिक ने न तो नाक भान सिकुड़ी और न ही घबराया और ठग का हाथ भूनते समय बिल्कुल शांत रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ दिन पहले उत्सुकतापूर्वक आहें भरते युवा मास्टर से बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया हो। यंग मास्टर वास्तव में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़े हुए हैं। दुर्भाग्य से मास्टर इसे कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, दरवाजे के दूसरी ओर कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। यह मेहमान एक युवक था जो करीब 20 साल का लग रहा था और ज़्यादा लंबा नहीं था। उन्होंने काले रंग का गाउन पहना हुआ था जिसके कफ पर वायविन की कढ़ाई की हुई थी। यह ओकलैंड का मानक गाउन था जो राज्य के पूर्वी हिस्से में सबसे अच्छा जादू स्कूल था। ये निश्चित रूप से ओकलैंड मैजिक स्कूल का छात्र था और वह पहले ही एक जादूगर बन चुका होगा, क्योंकि केवल एक जादूगर ही काला गाउन पहनने के योग्य था। वह युवा जादूगर किसी भी प्रकार की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना तेजी से अंदर दाखिल हुआ। बूढ़े पेवी की धूल भरी पट्टी पर एक नज़र डालने के बाद वह अचानक क्रोधित हो गया। माफा मलिन, देखो तुमने क्या किया। मेरे पिता ने आपके मलिन परिवार के लिए 30 से अधिक वर्षों तक काम किया है और अब भी उन्हें आपकी गंदगी से निपटने में आपकी मदद करनी है। क्या यह मलिन परिवार का मूल्य है? तुम्हें मेरे पिता को इस तरह नुकसान पहुंचाने में शर्म कैसे महसूस हुई? रेमंड, चुप रहो। बूढ़े बटलर ने जोर से अपने बेटे को डांटा और अपने युवा मालिक के बचाव में बताना चाहा कि क्या हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि रेमंड काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का था। अपने पिता को इस तरह आहत देखकर वह स्पष्टीकरण कैसे सुन सकता था? उनके पिता ने 30 वर्षों से अधिक समय तक मर्लिन्स के लिए काम किया था। उन्होंने हमेशा बिना किसी शिकायत के अथक परिश्रम किया और अटल निष्ठावान रहे। भले ही फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब डूब रहा था, फिर भी वह उस युवा मास्टर की देखभाल करने की जिद पर अड़ा रहा और नतीजा क्या हुआ? समुद्र में दुर्घटना की खबर फैलने के बाद रेमंड बहुत चिंतित हो गए थे। उसे डर था कि उसके पिता को यहाँ क्या झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लोग पैसे मांगने आते हैं। इसलिए उसने फॉलन स्टार लेक साइड से थाउजेंड सल सिटी की यात्रा करने से पहले 10 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन करने का एक तरीका ढूंढ लिया। और रास्ते में उसे पता चला कि लॉकमलिन के छोटे चचेरे भाई फारियो ने जिमी को काम पर रखा था और उसे कर्ज लेने के लिए लाया था। रेमंड एक बच्चे के रूप में थाउजेंड सल सिटी में पले बड़े थे। वह कैसे नहीं जान सका कि जिमी कौन था? वह जल्दी से मलिन परिवार के घर की ओर चला गया। उसका दिल चिंता से जल रहा था और जैसे ही वह अंदर गया उसने अपने पिता की शक्ल देखी। उसे जो गुस्सा महसूस हुआ वह स्वाभाविक रूप से लिन यून की ओर निर्देशित था। सच कहूं तो रेमंड हमेशा माफा को नीची दृष्टि से देखता था। इस युवा गुरु के पास एक अमीर और शक्तिशाली पिता थे और जादू की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्हें हमेशा सबसे अच्छी स्थितियां दी गईं, यहाँ तक कि उन्हें एक आर्कमेज द्वारा सलाह लेने का मौका भी मिला। जब उन्हें प्रयोगों के लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ी तो उनके पिता ने उन्हें एक कीमिया की दुकान उपहार में दे दी।
हर साल वह कम से कम 1 लाख सोना खर्च कर देता था। लेकिन इन बेहतर परिस्थितियों का आनंद लेने के बावजूद वह हमेशा एक जादूगर बनने के दरवाजे पर खड़ा रहता था। इतने वर्षों के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वह अभी भी केवल 9वीं रैंक का जादुई प्रशिक्षु था। रेमंड का हमेशा से मानना था कि यदि उसे ये लाभ दिए गए होते तो उसके पास पहले से कहीं अधिक उपलब्धियां होती। बाद में रेमंड सफलतापूर्वक एक जादूगर बन गया और उस माफा मलिन को देखने के लिए वापस लौटा, लेकिन अब कोई ईर्ष्या या जलन नहीं थी। चूंकि वह एक जादूगर था, वह एकमात्र जादुई प्रशिक्षु से ईर्ष्या नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों दो अलग अलग दुनियाओं से संबंधित थे और ऐसा लगता नहीं था कि वे एक दूसरे से मिलेंगे। जैसा कि स्कूल के उन प्रोफेसरों ने कहा था, एक 12मासी जादुई प्रशिक्षु जैसा घटिया अस्तित्व किसी जादूगर की नज़र में भी प्रवेश नहीं कर सकता। युवा मास्टर, मुझे सच में खेद है, ये छोटा बच्चा बिना कुछ जाने आप पर चिल्लाया। बस रुको, मैं उसे डांटूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेमंड अभी भी युवा है, इसलिए उसका उतावला होना काफी सामान्य है। पुराने बटलर से कुछ शब्द कहने के बाद लिन यून दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर जाने से ठीक पहले उन्होंने कहा, ओह ठीक है रेमंड, तुम्हारे पिता घायल हो गए हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ आए, मेरे पीछे गिल्डेड रोज तक आए। रेमंड गुस्से में लगभग डूब गया। क्या वह बदमाश मरना चाहता है? मात्र 9वीं रैंक के जादुई प्रशिक्षु ने वास्तव में एक महान जादूगर को आदेश देने के लिए उस तरह के स्वर का इस्तेमाल किया था। दुर्भाग्य से इस महान जादूगर के पास क्रोध में फूटने का समय नहीं था, क्योंकि बगल में मौजूद बूढ़ा बटलर सबसे पहले क्रोध में फूटा। तुम छोटे मूर्ख, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहते हो? ठीक है, मैं समझ गया। रेमंड के बचपन में मां नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण केवल बूढ़ी पावे ने किया था। रेमंड अपने पिता का आदर करता था और उससे कुछ हद तक डरता भी था। जब उसने देखा कि उसके पिता कितने क्रोधित हो गए हैं, तो युवा जादूगर की गरिमा तुरंत उसके सिर के पीछे गिर गई। वह मुस्कुराया और अपने पिता की चोट के बारे में पूछा, और यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई और लिन यून का पीछा किया। मलिन हाउस से गिल्डेड रोज तक का रास्ता लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर था। रास्ते में रेमंड ने वास्तव में लिन यून की ओर नहीं देखा। अपने बूढ़े आदमी की खातिर वह कम से कम दयालुता का दिखावा करेगा, लेकिन अगर इस व्यक्ति को अपनी जगह नहीं पता है तो रेमंड निश्चित रूप से उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा। रेमंड इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे कि माफा मलिन का लक्ष्य क्या था। 9वीं रैंक पर अटका एक प्रशिक्षु एक सच्चे जादूगर के संपर्क में आने में कामयाब रहा, वह उससे दोस्ती करने का प्रयास करने का अवसर कैसे नहीं ले सकता था। किसी और चीज का उल्लेख नहीं करते हुए रेमंड का मैना वर्लपूल बनाने का अपना अनुभव ही माफा मलिन को अनगिनत चक्करों से बचने में मदद करने के लिए पर्याप्त होगा। जब तक ये युवा मास्टर मलिन मूर्ख नहीं था, वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के प्रश्न पूछेगा। जब वह आएगा और मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ खेलना बंद कर दूंगी और उसे ताने दूंगी और फिर उसे डांटने के लिए एक जादूगर के लहजे का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, एक योजना की तरह लगता है। इस प्रकार रेमंड ने अपनी खदान के करीब आने का इंतजार किया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन।